देखिए भैया, ओए बोलिए बेबी। देखिए सबसे पहले ग्रेविटेशन का मीनिंग समझ लीजिए। ग्रेविटेशन का मीनिंग क्या होता है? तो मास के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना, उसको हम नॉर्मली ग्रेविटेशन बोलते हैं। ग्रेविटेशन क्या है? इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स इन बिटवीन मासेस के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ग्रेविटेशन। ठीक है, अब देखिए। अच्छा, सबसे पहले ग्रेविटेशन को बताने वाले और आपके सिलेबस में नया टॉपिक जोड़ने वाले न्यूटन थे। ठीक है, उस दिन एप्पल की जगह पे उनके ऊपर एप्पल का पेड़ गिर गया होता तो आज आपके सिलेबस में नई ब्रांच नहीं जुड़ती। आपको पता पूरी एक बुक है इसकी, ग्रेविटेशन की। ठीक है, आप जब आगे जाओगे फिजिक्स ऑनर्स करोगे तो आपको पतली सी बुक मिलेगी, मतलब पूरी बुक है, इसका अलग से पेपर होता है। ठीक है, चलो भैया, खैर बहुत सारी कमियां आ चुकी है इस लॉ में। ठीक है, थोड़ा सा इसको सजाते हुए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, और बताते भी है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहले ग्रेविटेशन देखते हैं, उसके बाद फिर ग्रेविटी पे जाएंगे, उसके बाद फिर ये तेरे लिए कर रहा हूं, ध्यान रखियो। ठीक है भैया, तो भैया क्या भैया लिखा है? प्रत्येक बॉडी, एवरी बॉडी इन यूनिवर्स एक दूसरे को क्या करती भैया? खींचती है। उसी खींचने वाले फोर्स को देखिए, हर फोर्स का एक अपोजिट फोर्स है। जैसे अट्रैक्शन है, चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो वैसे रिपल्शन भी होता है। मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन होता है तो रिपल्शन भी होता है। न्यूक्लियर फोर्स होता है एक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब होता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, उनके बीच में दोनों तरह के फोर्स लगते हैं, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। लेकिन मात्र यूनिवर्स में एक ऐसा फोर्स है जिसका केवल एक ही नेचर है। क्या है? अट्रैक्टिव। क्या है? नॉन यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। क्या होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो ग्रेविटेशन क्या है भैया? एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पे लिखा हुआ है नीचे जो मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। ऐसी बॉडी जिनके पास मास हो, ऐसी बॉडी। मासलेस चीजों के बारे में के केस में ये नहीं लगता। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। खैर अब तो नई थ्योरीज आ गई है, तो ग्रेविटेशन वाला मामला धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो जब आपका क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे आपको तो पता लगेगा कि ग्रेविटेशन कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो। क्वांटम मैकेनिक्स नहीं, 12th में नहीं है भाई, वो 12th में भी नहीं है, बीएससी में भी एक ही बुक होगी, उसके बाद फिर आप। ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए। जैसे कह रहा था अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ, द अट्रैक्शन बिटवीन टेबल एंड चेयर, जो कि कहां रखी गई है? रूम में रखी गई। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ग्रेविटेशन के। ठीक है, आप भी बॉडी हो, मैं भी एक बॉडी हूं, हमारे बीच में भी फोर्स लग रहा होगा, लेकिन वो फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव नेचर का होगा, उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशन कहेंगे। ठीक है भैया, आगे आते भैया ग्रेविटी क्या है। तो आपको बता दूं भैया, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन दोनों ही फोर्स है और वही फोर्स है, लेकिन ग्रेविटी एक अलग केस बन जाता है। ग्रेविटी के केस में एक बॉडी तो नॉर्मल बॉडी होती है, दूसरी बॉडी होती है आपकी प्लैनेट। दूसरी बॉडी क्या होती है? प्लैनेट। तो अगर मैं प्लैनेट की ग्रेविटी की बात करूं तो इसका मतलब मैं किसी प्लैनेट की दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचने की पावर की बात कर रहा हूं। देखिए ग्रेविटेशन में दो बॉडी होती है, और वो दो बॉडी कोई सी भी हो सकती है। दो चेयर भी हो सकती है, आप और मैं भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी बॉडी हो सकती है। ग्रेविटेशन किसी भी दो बॉडी के बीच में लग सकता है, लेकिन ग्रेविटी जो है वो स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसमें एक बॉडी तो कोई भी हो सकती है, लेकिन दूसरी बॉडी क्या होगी? प्लैनेट होगी, जिसकी ग्रेविटी की मैं बात कर रहा हूं। जैसे अर्थ की ग्रेविटी। ठीक है, तो कई बच्चे जी, ये जो जी लिखा होता है ना जी, इसको ग्रेविटी समझने लगते नहीं, ये एक्सेलरेशन है। क्या है ये? जो ग्रेविटी नाम के फोर्स की वजह से आता है, जो ग्रेविटी नाम के फोर्स की वजह से आता है, इसका नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप जी को ग्रेविटी कभी मत समझना, ये ग्रेविटी की वजह से आया हुआ एक्सेलरेशन है, और इसकी वैल्यू अर्थ के पे ऑलमोस्ट हर जगह पे क्या होती है? सेम होती है, जो कि क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई बॉडी अर्थ, किसी बॉडी को अर्थ खींच रही है, किसी बॉडी को अर्थ
तो पर सेकंड में, हर एक सेकंड में उसकी स्पीड में, उसकी वेलोसिटी में इतना चेंज मिलेगा। जैसे मान लीजिए पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0 थी और वो अर्थ की ग्रेविटी के अंदर में आ गई। ग्रेविटी के अंदर मतलब कि अर्थ के उस पॉइंट पर आ गई जहां से अर्थ उसको खींचना चालू करती है। तो एक सेकंड पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, लेकिन एक सेकंड बाद अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 9.8। अगले एक सेकंड बाद फिर 9.8 बढ़ेगी, अगले एक सेकंड बाद फिर 9.8 बढ़ेगी, और ऐसे ही जब तक बढ़ेगी जब तक कि वो अर्थ के सरफेस पे आके गिर ना जाए। समझिए भैया? चलो, तो ग्रेविटी क्या है, ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, लेकिन ये स्पेशल केस होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, प्लैनेट, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो गिर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो लिखो ग्रेविटी, ग्रेविटी इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इफ वन ऑफ द अट्रैक्टिंग बॉडीज इज अर्थ, दोनों में से कोई सी एक बॉडी क्या भैया, अर्थ। अर्थ की जगह पे प्लैनेट भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन द ग्रेविटेशन इज कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के पास में हो, अर्थ के, ठीक है, ठीक है, अ बॉडी थ्रोन अप, और वो वापसी नीचे आती है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से, तो एक बॉडी को ऊपर फेंका जाता है और वापसी आती है, किस वजह से, ग्रेविटी। कोई दिक्कत नहीं बेटा, चलो आगे बढ़ते भैया। चैप्टर आसान है, लेकिन अभी थोड़ी देर तक ही आसान है, जब तक आप 9वीं पढ़ रहे हो, आगे चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो फ्री फॉल क्या होता है, सुन लीजिए भैया। ये फ्री फॉल नाम का शब्द जो है वो हमारे ऐसे करता हूं मैं। देखिए फ्री फॉल क्या होता है, सुन लीजिए। जो फ्री फॉल क्या होता है, सबसे पहले बात सुनिए बेटा, सुन लिया अभी चप्पल मार को भाई। फ्री फॉल क्या होता है भैया, जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ दूं। अच्छा, फ्री फॉल में एक ध्यान रखना, जो भी बॉडी फ्री फॉल कर रही है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी काम नहीं कर रही। एक्सटर्नल एजेंसी जैसे मान लो इंजन नहीं है उसके पास, या फिर कोई और चीज, कोई उसको धक्का नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो गिर रही है अपने आप ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जब अर्थ की सरफेस की तरफ आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका फ्री फॉल कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप फ्री फॉल के न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें आपको एयर का रेजिस्टेंस 0 लेके चलना है, क्योंकि ना तो हवा फेवर करेगी गिरने वाली चीज का, ना हवा अगेंस्ट करेगी। अगर ऐसा करती है तो भैया मामला क्या होगा, खराब हो जाएगा, न्यूमेरिकल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे या फ्री फॉल वर्ड में यूज कर लूं तो समझ जाना भैया कि वहां पर एयर का रोल 0 है। आगे बढ़े भैया, तो लिखा हुआ फ्री फॉल क्या भैया, द मोशन ऑफ बॉडी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। अलोन मतलब इसके अलावा दूसरा फोर्स काम नहीं करना चाहिए। दूसरा फोर्स काम करेगा तो भैया फ्री फॉल नहीं कहलाएगा। एक हवाई जहाज गिर रहा है और गिरते गिरते, सुन लीजिए भैया, अब एक बात ध्यान से सुनिए, ठीक है, मैं एक केस देता हूं आपको, ठीक है, बताना ये फ्री फॉल है या नहीं है। ठीक है, एक हवाई जहाज गिर रहा है। अच्छा, हवाई जहाज चलता कैसे, वाई के या एक्स के लॉन्ग, एक्स, घुसंड मार दूंगा खींच के, एक्स के लॉन्ग। किसके लॉन्ग चलता है, ये सीधा आसमान में पहुंचा रही है सीधा एकदम। ठीक है, तो एक्स के लॉन्ग चलता है। ठीक है, मान लो कोई भी कमी आ गई, लेकिन उसका इंजन थोड़ा बहुत काम कर रहा है, उसका इंजन, तो भैया इंजन काम कर रहा होगा तो किसको लॉन्ग कर रहा होगा, एक्स या वाई, एक्स के लॉन्ग। तो भैया वो एक्स के लॉन्ग तो चल रही है, लेकिन वाई के लॉन्ग उसका फ्री फॉल ही हो रहा है। तो इस केस में आप उसको फ्री फॉल ही बोलोगे। वो एक्स के लॉन्ग तो आगे बढ़ रही है, प्रोजेक्टाइल याद है, प्रोजेक्टाइल मोशन याद है, हम प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकते थे ऊपर की तरफ, तो वो एक्स में भी चलता था और वाई में भी चलता था। एक्स में उसका फ्री फॉल नहीं होता, किसमें होता था उसका, वाई में। 2 डायमेंशनल मोशन में अगर एक एक्सिस के लॉन्ग इंजन काम भी कर रहा है और वाई के लॉन्ग काम नहीं कर रहा, तो आप फ्री फॉल ही उसको बोलोगे। समझ गए भैया? तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। अलोन मतलब केवल ग्रेविटी ही लगनी चाहिए और कोई फोर्स, किसके अलोंग, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। क्या कहलाता है भैया, फ्री फॉल कहलाता है। कह रहा इफ वी नेग्लेक्ट द रेजिस्टेंस फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द एयर, तो भैया द फॉल बॉडी इन एयर फ्री फॉल क्या कहलाता है भैया, फ्री फॉल कहता है। और एक बात बता दूं आपको मैं, अगर एयर के रोल को हटा दोगे तो भैया हर चीज, चाहे कोई भी चीज हो, वो धरती पे समान रफ्तार से गिरेगी। जैसे एक पेज है,
ये पेज है, आपने देखा होगा ऐसे वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ऐसे वाला, ठीक है। अब ये वो है, वो ये क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन फाड़ दिया, कनेक्टेड मोशन वाला है, बता। तो आपको पता भी है, अगर मैं ऐसे रखूंगा तो इस पे हवा का विरोध ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इस वाले केस में हवा का विरोध ज्यादा होगा, क्योंकि ये करते, इसकी ताकत क्या है, कम है। किसके ऊपर कौन ज्यादा विरोध दिखा सकता है, ताकतवर के ऊपर या कमजोर के ऊपर? कमजोर के ऊपर। तो ये पेज कमजोर है और ये क्या है, छोड़ा तो ये गिर गया और ये ऐसी रहा। लेकिन ऐसे छोड़ने का एक तरीका और है कि इसको इसके ऊपर रख दो, अब क्या होगा कि भैया इसको कोई विरोध नहीं कर पाएगा, अब दोनों साथ में गिर रहे हैं, ठीक है। चलो एक तरीका और है, एयर रेजिस्टेंस को हमने कम कैसे किया, इसको इसके ऊपर रख दिया तब। एक तरीका और है, क्या मैं इसको मोड़ करके मास बढ़ा रहा हूं इसका, चुप, मोड़ करके मास बढ़ रहा है क्या? अबे कागज तो कागज ही है, लेकिन अब देखो भाई, माफ करना विद्या रानी, दोनों साथ गिरे, दोनों साथ गिरे। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है, यदि आप हवा के विरोध को, हवा के रेजिस्टेंस को हटा दोगे, मैंने पेपर का सरफेस एरिया कम करके क्या किया, हवा के रेजिस्टेंस को हटा दिया, कम कर दिया, तो दोनों क्या हुए, सेम रफ्तार से गिरे। यानी ग्रेविटी एक पंखे को भी, चिड़िया के पंख को, ठीक है, और एक बड़े से लोहे के ब्लॉक को सेम रफ्तार से खींचेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है भैया। चलो, चिड़िया की भी, चिड़िया के पंख की भी रफ्तार हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी, और एक बड़े से लोहे के ब्लॉक की भी रफ्तार एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड ही बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन अब जब ये एयर का रोल ऐसा, तो ठीक है, और ऐसा आप सोचोगे कई बार कि कोई चीज जो गिर रही है उसकी लगातार स्पीड बढ़ती रहेगी, है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन तभी एक चीज आ जाती है, एयर। एयर हर चीज की स्पीड को बढ़ने देती है एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही, ठीक है। उस लिमिट को हम कहते हैं भैया टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं, हर बॉडी की गिरने की रफ्तार बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ती है। जैसे हमारी है, इंसानों की रफ्तार, अगर हम ऊपर से कहीं से कूद जाए, हमारा फ्री फॉल हो रहा है, हमारी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन हमारी स्पीड बढ़ करके एक स्पीड पर कांस्टेंट आती है, वो है 254 किलोमीटर पर सेकंड। जैसे हम किसी चीज से कूदते हैं और हमारी रफ्तार लगातार क्या होती है, बढ़ती है, और जैसे हमारी रफ्तार 254 किलोमीटर पर आवर पहुंच जाती है, सॉरी, तो हमारी रफ्तार क्या होती है भैया, कांस्टेंट हो जाती है। अब क्यों हो जाती है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा भैया टर्मिनल वेलोसिटी, चैप्टर नंबर 9, नहीं चैप्टर नंबर 10, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है भैया। खैर चलो, अभी तो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है भैया। तो हवा के रोल को हटा दिया जाए तो ग्रेविटी हर एक वस्तु को अपनी तरफ सेम रफ्तार से, सेम फोर्स से खींचेगी, समझ गए भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस आ गया वही बात, ग्रेविटी क्या है, फोर्स है। अब देखिए, चलो पहले से सजा देते हैं, यहाँ पे तो जगह, अब जगह मैं बना दूंगा, कलर तेरा फेवरेट डाल दूंगा, तेरा फेवरेट है, ठीक है, खुश है, ठीक है। तो भैया देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अपना मतलब क्या है भैया, एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपको याद है, पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में मास। क्या होता है भैया, अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर मैं कह दूं इफ ए बराबर में, देख लीजिए भैया, इफ ए बराबर में जी, ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, जी क्या है, एक्सेलरेशन ही है, लेकिन ग्रेविटी की वजह से है। तो यहां पर ये ध्यान रखना, देन फोर्स क्या होगा, ग्रेविटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा। जैसे ही मैंने एक्सेलरेशन को जी लिया, वैसे ही फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देन ए जी इक्वल्स टू में ग्रेविटी अपॉन में गिरने वाली बॉडी का मास, एम क्या है, गिरने वाली बॉडी का मास क्या है, गिरने वाली, अर्थ का मास मतलब ना, बॉडी का, ये उस बॉडी का मास है जो गिर रही है। तो भैया ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला है क्या ये एक्सेलरेशन
किस वजह से आता है? ग्रेविटी। मैं नाम से पता लग रहा है भैया, एक्सेलरेशन ड्यू टू, ये एक्सेलरेशन है जो किस वजह से आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से। यहां पे लिखा हुआ है, कह रहा व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, फ्रीली मतलब ग्रेविटी के अंडर में, फ्रीली मतलब टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की तरफ गिरती है, इट्स वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज, उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती है भैया? बढ़ती जाती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग रहा है? ग्रेविटी नाम का फोर्स लग रहा है। यदि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है तो उसकी स्पीड लगातार क्या होती है? बढ़ती। तो यहां पर वही बढ़ रही है, द एक्सेलरेशन डेवलप्ड इन मोशन। कह रहा है भैया इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है बॉडी के अंदर, जो स्पीड उसकी बढ़ रही है, उसी को हम कहते हैं भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे क्या इरिटेट ना करे मेरे को हंस हंस के, हंसियो मत दोबारा से। ठीक है, ठीक है भैया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, वही लिखा हुआ है जो ऊपर बता दिया मैंने, कि वो एक्सेलरेशन जो गिरती बॉडी, फ्री कैसी बॉडी है वो? फ्री फॉल कर रही है। क्या कर रही है? फ्री फॉल मतलब किसकी वजह से गिर रही है? तो भैया ग्रेविटी क्या है? और जहां लगेगा फोर्स वहां आएगा, और इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं भैया? जो ग्रेविटी नामक फोर्स की वजह से आता है उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? जी इक्वल्स टू में ग्रेविटी अपॉन में मास, ग्रेविटी अपॉन में मास। अभी आप देख लोगे ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी, ग्रेविटी का फॉर्मूला भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स, आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है भैया। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो एक्सेलरेशन होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? जी से। ये कैसी है भैया? इट इज ए वेक्टर। ये बहुत ध्यान रखना, क्योंकि हर एक्सेलरेशन क्या होता है? वेक्टर होता है। ये भी एक्सेलरेशन, तो ये भी क्या होगा? और हर वेक्टर के पास क्या होती है? डायरेक्शन होती है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ, समझ गया? क्योंकि हर चीज कहां एक्सेलरेट करती है? धरती के केंद्र की तरफ, धरती के, तो इसकी डायरेक्शन क्या है? ऑलवेज टू एक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। इसकी डायरेक्शन हमेशा यही होगी। ठीक है, चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे बॉडी नीचे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑलवेज टुवर्ड्स दी। तो लिखा हुआ है इट इज वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है भैया, ध्यान रखना। और इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। कौन सी बॉडी? गिरने वाली बॉडी। कौन सी बॉडी? चाहे वो पंखा हो, चाहे वो बड़ा सा लोहे का ब्लॉक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके गिरने की रफ्तार क्या रहेगी? पृथ्वी पर सेम रहेगी, प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो रोल ऑफ, ठीक है भैया, जब यहां पे कोई रोल नहीं रहेगा किसका? हवा का, किसी प्रकार का, ना तो फेवर करेगी ना अगेंस्ट में रहेगी। ठीक है भैया, आगे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट एट अ गिवन प्लेस। अब आप एक बात बता दो, इस जी के जो लिखा है ना वो गलत है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है भैया, आप अर्थ की अलग अलग लोकेशन पे जाओगे तो आप देखोगे जी की वैल्यू आपकी बदल गई। कौन सी जी की? स्मॉल जी की। स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नॉर्मली आप एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा अगर आपको समझ में आ गया तो आप एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, तो मैंने कहा भैया इसकी वैल्यू अलग अलग स्थान पर अलग अलग होती है। सुन लीजिए भैया, रीजन क्या है पता आपको? क्योंकि अर्थ की शेप यूनिफॉर्म नहीं है। अगर आप इक्वेटर पे जाओगे तो इक्वेटर पे आपको अर्थ की रेडियस ज्यादा मिलेगी, और अगर आप पोल पे जाओगे तो अर्थ की रेडियस क्या होगी? कम हो जाएगी। जहां अर्थ की रेडियस कम होती है वहां पर एक्सेलरेशन, ग्रेविटी ज्यादा होती है, और जब ग्रेविटी ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और इक्वेटर पर अर्थ की रेडियस ज्यादा होती है, इसलिए ग्रेविटी क्या होती है? कम हो जाती है। और जब ग्रेविटी कम होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगा? कम हो जाएगा। मुझे आज भी याद है जब मैं 9वीं क्लास में था तो एक क्वेश्चन था 9वीं क्लास में कि भैया पोल पर एक आदमी सोना लेके गया और वही सोना लेकर के वहां पे आया, कहां पे आया? इक्वेटर पे। ठीक है भैया, तो बताइए क्या दोनों सही रीडिंग देंगे? नहीं, गलत हो जाएगा मार। ठीक है मैटर, ठीक है भैया, क्योंकि जिस बैलेंस से उसने मेजर किया है वो कैसी बैलेंस है? वो ग्रेविटी के आधार पे काम करती है। और ग्रेविटी दोनों जगह की क्या है? दोनों लोकेशन की क्या है भैया? अलग अलग है, इसलिए आपके जो सोने का वजन होगा वो क्या होगा? इसीलिए ध्यान रखना कि यहां की बैलेंस को वहां की बैलेंस से क्या करता है? बैलेंस किया जाता है। रीडिंग देखा नहीं आपको? कई बार मिठाई का डब्बा चढ़ा देते हैं फिर भी रीडिंग जीरो होती है। पता क्यों? क्योंकि इस मिठाई के डब्बे का वेट, मास को क्या करता है? रिमूव कर दिया जाता है और उसकी रीडिंग को जीरो कर दिया जाता है। अब जो चढ़ेगा वो क्या होगा? सोना होगा, और सॉरी मिठाई होगी। ठीक है, लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ जी क्या है भैया? कांस्टेंट एट अ गिवन प्लेस। किसी पर्टिकुलर रीजन पर हाँ इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, लेकिन प्लेस टू प्लेस क्या करेगी? वेरी करेगी। हाउ वेयर इट इज वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इट डिपेंड्स ऑन दी हाइट पे, गहराई पे। और एक बात बता दे रहा हूं भैया,
डेप्थ की वेरिएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता दे रहा हूं, पेपर में आपको एज इट इज लिखाएगा कि वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ शो करके दिखाइए, बताइए कितना जी होगा वहां पर। ठीक है, तो ये आपको करना बहुत आसान है, जैसे मैं कराऊंगा। ठीक है, और जो बोल रहा हूं वो आएगा, ये ध्यान रखना। तो इसे समझ लेना कि ये आएगा पेपर में, आपके पेपर में एज इट इज लिखा होगा। ठीक है, तो एक आपको पता, अच्छा हाँ, रोटेशन की वजह से भी था, पहले रोटेशन की वजह से भी जी के ऊपर इफेक्ट आता था, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, अब नहीं है रोटेशन की वजह से। ठीक है, जब तक मैं था तब तक था मेरे ख्याल से, उससे अगले साल ही आउट ऑफ सिलेबस कर दिया इसको। ठीक है, अब आपके में क्या है, एल्टीट्यूड, डेप्थ, रोटेशन कट गया, और ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ भी आपका, वो इसमें नहीं लिखा हुआ। ठीक है भैया, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये साइड में जो लिखा हुआ एक्स्ट्रा लिख लेना, और नोट्स हैंड टू हैंड बनाते हैं ना भैया, क्योंकि इतना वक्त नहीं है अपने पास। अब आ रहा भैया वेट, पहले सजा देते हैं ना, बगैर सजा तो मजा ही नहीं आता। गुलाबी कलर का, वाह, सो ब्यूटीफुल। हाँ मजा। चलो भैया, बात करते वेट। आपको बता दूं भैया, कई लोग वेट, ग्रेविटी, ग्रेविटेशन सबको अलग अलग समझते हैं भैया, आप मत समझना, सब एक है। चाहे मैं वेट बोलूं, चाहे मैं ग्रेविटी बोलूं, चाहे मैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलूं, सब एक है। हाँ, अलग अलग स्पेशल केस है। ठीक है भैया, तो समझना एक ही, लेकिन जब जिसकी बात की जाएगी आप उसी हिसाब से आप आंसर देना। ठीक है भैया, तो मैं बात कर रहा हूं वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी, तो लिखा हुआ था वेट ऑफ द बॉडी इज द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स ही है ये भी। क्या? ठीक है, एक्सर्टेड बाय अर्थ, किसी बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की तरफ जितने फोर्स से खींचती है, उसी को हम ग्रेविटी भी कहते हैं, उसी को हम वेट भी कहते हैं। नाम अनेक, लेकिन चीज क्या है? एक। क्या है? एक। ठीक है भैया, द वेट ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल मतलब फोर्स। ठीक है भैया, एक्सर्टेड बाय अर्थ। अच्छा, यहां पे लिखा हुआ है यार, कितनी तेज समय बीत जाता है यार। तो आधे घंटे ही तो फ्री भेज है। वेट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी क्या है भैया? ग्रेविटेशनल फोर्स है, विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ। आपका जो भी वेट होगा वो एक्चुअल में फोर्स है, किसने लगाया? अर्थ ने। किधर की तरफ? सेंटर की तरफ। यानी वेट की भी डायरेक्शन होती है, बोलो हाँ। किधर? दैट्स व्हाई वेट इज आल्सो वेक्टर। समझ गया भैया, क्वेश्चन आया था, बच्चा कंफ्यूज कि भैया वेट किस तरह की क्वांटिटी है, तो वेट जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? सेम एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेम एज। देखिए, इंग्लिश में बोल रहा हूं, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक है, समझ गया भैया। तो आपका वेट भी क्या वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी क्या होती है? सेंटर की तरफ होती है। देखा, इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम वेट निकाल रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं? वेट आप सबको पता होगा, ये mg होता है। क्या होता है? इसको कई बार मैं बोलता हूं ग्रेविटी भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं? समझ जाना भैया, ग्रेविटी और वेट एक ही चीज है। अच्छा, वेक्टर लगा दिया इसके ऊपर, पता है ना क्यों? क्योंकि इसके पास भी डायरेक्शन होती है, किधर की तरफ होती है? अर्थ के केंद्र की तरफ। ठीक है, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा हाँ, एक बात है ना, वेट नापने की कई सारी यूनिट होती है। एक यूनिट है जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, न्यूटन सबको समझ में आता है, डायन भी समझ में आता है, नहीं आता? अब डायन सीजीएस यूनिट है। एक और यूनिट होती है केजी वेट। अगर मान लीजिए 2 kg वेट लिखा हुआ है, तो ये भी फोर्स की ही यूनिट है। ठीक है, वेट का मतलब होता है कि आपको वेट की बात की गई है, और ये एक्चुअल में क्या है? मास है। क्या है ये? 2 kg मास है। और वेट की बात, जब वेट लगा दिया है ना, तो उसका मतलब आपको अभी 9.8 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? तो 2 kg वेट फोर्स का मतलब होता है 2 × 9.8 न्यूटन। बोलो हाँ। 3 kg वेट का मतलब क्या होगा? 3 × 9.8 न्यूटन। चलो भैया, समझ गए? आगे बढ़े, अगला करें। अब आ रहा भैया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या रहा? लॉ ऑफ
ग्रेविटेशन। देखिए भैया, इस लॉ को न्यूटन ने दिया था। न्यूटन आपकी तरह ही एक साधारण व्यक्ति थे जो इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। तभी प्लेग नाम की एक महामारी आई। प्लेग, प्लेग, ठीक है। प्लेग चूहे वगैरह की वजह से होता है, ठीक है। और चूहे वगैरह की तादाद जब बढ़ती है, जब बांस का पेड़, बांस सुना, बांस, बांस के पेड़ में जब फूल आते हैं, बहुत टाइम बाद आते हैं, करीबन नहीं तो हर 30 से 40 साल बाद एक बारी बांस के पेड़ में फूल आता है, ठीक है। तो जब बांस के पेड़ में फूल आते हैं ना, तो उस फूल के जो फल निकलता है, जो भी निकलता होगा, मेरे को इतना नहीं पता, उसकी तरफ चूहे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वहां से उनका जो रिप्रोडक्शन होता है ना, बहुत तेजी से होता है। चूहों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है, इसकी वजह से प्लेग क्या होता है, ठीक है, बहुत तेजी से उस वक्त फैला था, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा चीजें आ गई हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। पहले नहीं था। तो प्लेग फैला, और उस वक्त प्लेग जब होता था ना, तो एक साथ एक एक जगह के 10-10, 15-15 लोग रोज मरते प्लेग से। मरते भाई, प्लेग पहले इलाज ही नहीं था प्लेग का, ठीक है। तो भैया छुट्टी दे दी गई। छुट्टी के टाइम में कुछ काम तो था नहीं न्यूटन को, आके पेड़ के नीचे बैठ गया, ठीक है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि न्यूटन को पेड़ के नीचे बैठ करके गिरता हुआ पेड़ फल दिखाई दिया, लेकिन इतने साल से वो लैट्रिन में बैठ रहे थे, उनको कुछ ठीक है, ठीक है, ये क्या सोच रहे हो? ठीक है। समस्या है भाई, सोचो। चलो भैया, चलो भैया, पेड़ पेड़ गिरते हुए, तो सही, फल गिरते हुए उन्होंने देखा। उन्होंने कहा भैया कि, सुन लीजिए भैया, उन्होंने देखा भैया ये फल पृथ्वी की तरफ ही क्यों गिरा, पृथ्वी से ऊपर क्यों नहीं गया। तो उन्होंने कहा भैया, बेटा प्लीज सुनिए, बेटा प्लीज, आपको पता है ये ग्रेविटी या ग्रेविटेशन नाम की उंगली एक पहले साइंटिस्ट ने और कर दी थी, उसने हर जगह पे उंगली की है। गैलीलियो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, जो भी चीज पढ़ोगे, सब में उंगली कर रखी उस बंदे ने अकेले, और सबसे पहली उंगली है उसकी, सबसे पहले उसी बंदे की उंगली है, गैलीलियो, ठीक है। चलो भैया, तो हम ग्रेविटी नाम, हम क्या बात करेंगे, सॉरी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, सुन लीजिए। और अब भाई प्लीज, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ध्यान सुनिएगा, कई जगह पे फेल होता है। सबसे पहली जगह भी है आपके सबसे पड़ोस में, जो आपका वो क्या कहते हैं, सूरज के सबसे पास वाला प्लैनेट क्या, बुध, क्या उसे कहते हैं, मरकरी। मरकरी सबसे पास में, उसके केस में ग्रेविटेशन फोर्स का, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फेल हो जाता है, ठीक है। ब्लैक होल के आसपास के रीजन में फेल हो जाता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर फेल हो जाता है। प्लूटो, इवन प्लूटो के केस में भी फेल होता है, ठीक है भैया। खैर चलो, क्यों फेल होता है आपको आगे बताएंगे, ठीक है। क्योंकि उसके बाद आइंस्टीन ने बताया था कि एक्चुअल में जो ग्रेविटी आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, वो एक दूसरी वजह से आता है। उन्होंने बोला भैया कि ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में एक पतली सी चादर बिछी है, जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम कर्व, फैब्रिक कहते हैं उसे, स्पेस टाइम फैब्रिक कहते हैं। और अगर आप किसी भी फैब्रिक पे कोई मैसिव चीज रखते हो जिसके पास ज्यादा मास है, तो उस फैब्रिक को क्या करती है, थोड़ा प्रेस कर देती है और चारों ओर कर्व क्रिएट कर देती है, ठीक है। और कर्व क्रिएट करने से क्या होता है भैया, कि कोई भी चीज कर्व में आती है तो गोल गोल घूमने लगती है। अच्छा, आप सोचोगे गोल घूम करके अंदर क्यों नहीं घुस जाती, तो भैया वहां पर एक फोर्स और लगता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं उसे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको उसकी ट्रेजेक्टरी में मेंटेन करने काम में आता है। खैर ये तो दूसरी बात है, मैं मुद्दे से भटक रहा हूं, भटकने मत दो, आते मुद्दे पे, हम करते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है भैया, ठीक है भैया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, सुन लीजिए, ये दो मास है, एक मास m1 है और दूसरा मास क्या है भैया, m2 है। दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या है, r है, सेंटर के बीच। और हां, सुन लेना भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है। क्या है, सेंट्रल फोर्स का मीनिंग होता है कि एक बॉडी के सेंटर से ये दूसरी बॉडी के सेंटर में ही लगता है, ऐसा सरफेस टू सरफेस नहीं लगता। अगर मान लीजिए ये दो बॉडी है, इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या है, 4 मीटर है, इसका मास क्या है, 4 किलो, और इसका मास भी क्या है, 4 किलो। ये दो बॉडी है, इनके सेंटर के बीच की दूरी क्या है, 4 मीटर, इसका मास भी क्या है, 4 किलो, इसका मास भी क्या है, 4 किलो। तो भैया पहली नजर में देखने वाला बंदा कहेगा कि यहां पे ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि इनके सरफेस के बीच की दूरी क्या है, कम है। लेकिन जो समझदार बंदा होगा, जिसने आपको लैब या फिर आपने कभी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, तो समझ जाएगा भैया, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, दोनों केस में फोर्स
सेम लगेगा, क्योंकि हम सरफेस की दूरी नहीं देखते, हम सेंटर की दूरी देखते हैं। और दोनों केस में सेंटर की दूरी, दोनों मास सेम है, दोनों केस में सेंटर की दूरी भी क्या है भैया, सेम है। तो इसलिए दोनों केस में ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या लगेगा, सेम ही लगेगा। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला है फोर्स, इस फोर्स को मैं क्या बोलूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है भैया, क्या कहता है भैया, न्यूटन की, न्यूटन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, इन दोनों मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स इन दोनों मास के प्रोडक्ट क्या होगा, डायरेक्टली होगा। प्रोडक्ट सोचते हो, इन दोनों मास का प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, एक 2 किलो, एक 4 किलो, एक 4 किलो, एक 4 किलो, एक 4 किलो, एक 10 किलो। तो जिस केस में प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आएगा उस केस में फोर्स क्या लगेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, जब आप ये बोलोगे तो भैया इस केस में आपको इनके सेंटर के बीच की दूरी को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर आप इसको वेरी कर दोगे तो ये क्या होगा, मामला अलग अलग हो जाएगा, ये मामला क्या होगा, अलग हो जाएगा। तब आपको ये विजिबल नहीं होगा। अगर आपको ये देखना है कि दो मास के प्रोडक्ट को बढ़ाने से उनके बीच में लगने वाला फोर्स बढ़ रहा है, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। ठीक है भैया, क्यों, चलो सुनिए। मान लीजिए 2 kg और 4 kg, 2 kg 4 kg के दो मास है, वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे गए, उनके बीच में फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन। मैंने मास बढ़ा दिया और साथ साथ में दूरी बढ़ा दी। मास बढ़ने से फोर्स तो बढ़ा, लेकिन दूरी बढ़ाने से फोर्स क्या हुआ, घट गया। फोर्स का मामला वहीं आ गया। तो इसलिए मास जब बढ़ा रहे हो ना और आपको उसका इंपैक्ट देखना है, तो आपको उनके सेंटर के बीच की दूरी को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा, तभी आपको मास का इंपैक्ट दिखने वाला है। समझ गया, समझ गया। दूसरा, एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू 1 में आर स्क्वायर। इस केस में आपको मास के प्रोडक्ट को कांस्टेंट करना पड़ेगा। जब भी आप एक फैक्टर को वैरी मान के चलोगे तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि यदि आप आर की वजह से वेरिएशन देखना चाहते हो तो